ग्लोबल मैक्रो पल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार में एक अजीब सी खिंचतान चल रही है। एक तरफ बॉन्ड मार्केट है जो आज सुबह के सीपीआई आंकड़ों के बाद एक तरह से मंदी का अलार्म बजा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान को लेकर बढ़ता तनाव है जिसे तेल बाजार ऐसा लगता है पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। ये एक क्लासिक मैक्रो पहेली है। आप सही कह रही हैं। बॉन्ड मार्केट हमें एक कहानी सुना रहा है और कमोडिटी मार्केट बिल्कुल दूसरी। हाँ, बॉन्ड ट्रेडर्स फेड की दर कटौती पर दाव लगा रहे हैं, जबकि इक्विटी मार्केट खासकर टेक इस बात से घबराया हुआ है कि ये कटौतियां आ क्यों रही हैं। और इन सब के बीच सोना है। हाँ, इन सब के बीच सोना चुपचाप एक बहुत बड़ा मूव दे गया है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बाजार हमें दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य दिखा रहा है। एक भविष्य है सॉफ्ट लैंडिंग का, जहां फेड समय पर आकर सब कुछ बचा लेता है, और दूसरा भविष्य है जियोपॉलिटिकल टकराव और आर्थिक मंदी का। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा असल में किस दिशा में बह रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस डेटा पॉइंट से शुरू करते हैं जिसने आज सुबह बाजार में हलचल मचा दी, यूएस सीपीआई। हाँ, आज सुबह 8:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर जो डेटा आया उसने सबको चौंका दिया। क्या थे नंबर्स? जनवरी का कोर सीपीआई, यानी जिसमें से आप खाने और ऊर्जा की कीमतें हटा दें, वो गिरकर 2.5% पर आ गया है। 2.5%? हाँ, ये पिछले 5 सालों का सबसे निचला स्तर है। और हेडलाइन सीपीआई भी उम्मीद से बेहतर 2.4% पर है। तो बाजार को इतनी नरमी की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और इसका असर हमें तुरंत बॉन्ड मार्केट में देखने को मिला होगा। बिल्कुल। 2 साल की ट्रेजरी यील्ड जो फेड की पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है, बिल्कुल, वो लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 3.41% पर आ गई। 15 बेसिस पॉइंट्स, ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, ये तो पिछले 6 महीनों का सबसे निचला स्तर है। सही कहा। ये दिखाता है कि बाजार अब मंदी को लेकर कितना ज्यादा चिंतित हो गया है। बिल्कुल। और फ्यूचर्स मार्केट ने तो इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अच्छा। अब जून तक फेड द्वारा दर में कटौती की संभावना 80% से ज्यादा हो गई है। 80%? हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बाजार अब इस साल 1-2 नहीं बल्कि तीसरी कटौती की संभावना को भी, तीसरी कटौती? हाँ, उसे भी 50% पर देख रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ महीने पहले तक तो सब हायर फॉर लॉन्गर की ही बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये उस व्यापक डिफ्लेशनरी ट्रेंड की पुष्टि करता है जिसे हम कुछ समय से देख रहे हैं। ये फेड को ब्याज दरें कम करने के लिए एक तरह से हरी झंडी दे रहा है। हाँ, एक तरह से तो है। हम जिस लिक्विडिटी साइकिल की बात करते हैं वो अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। मतलब तंगी का दौर खत्म हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, और अब पैसा फिर से सिस्टम में वापस आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या बाजार कुछ ज्यादा ही आगे नहीं भाग रहा है? मेरा मतलब है, फेड ने तो अब तक सिर्फ संकेत दिए हैं, वो भी बहुत सावधानी से। तो फिर जून में कटौती की 80% संभावना, ये कुछ ज्यादा नहीं है? एक खराब डेटा पॉइंट और ये सारी उम्मीदें टूट सकती हैं। आपकी बात में दम है। बाजार हमेशा फेड से 2 कदम आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है। क्या? फेड की लीडरशिप। वॉची की फेड चेयरमैन पद के लिए जो नियुक्ति की सुनवाई चल रही है वो भी आगे बढ़ रही है। अगर वो आते हैं तो वो नीति में एक और अनिश्चितता ला सकते हैं। अच्छा, तो बाजार शायद सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि फेड की संभावित राजनीतिक दिशा पर भी दांव लगा रहा है। हो सकता है। लेकिन चलिए इस कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा खतरनाक हिस्से पर आते हैं, ईरान। हाँ, और यही वो जगह है जहां बाजार की कहानी पूरी तरह से बटी हुई नजर आती है। कैसे? एक तरफ जैसा आपने कहा, बॉन्ड मार्केट आर्थिक खतरे पर फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान से 2 तरह की खबरें आ रही हैं, और बाजार शायद सिर्फ अच्छी वाली खबर सुन रहा है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, ये दोहरी कहानी क्या है? देखिए, पहली कहानी है कूटनीति की। मंगलवार को जिनेवा में बातचीत होनी है। ओके। और ईरान संकेत दे रहा है कि अगर प्रतिबंधों में कुछ राहत मिले तो वो समझौते के लिए तैयार हैं। ये बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और दूसरी कहानी? सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पर्दे के पीछे से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेना एक संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है जो कई हफ्तों तक चल सकती है। और ये एक बहुत बड़ा टेल रिस्क पैदा करता है। बिल्कुल। टेल रिस्क मतलब एक ऐसी घटना जिसके होने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो हो गई तो उसका असर बहुत विनाशकारी हो सकता है। हाँ, किसी सुनामी या बड़े भूकंप की तरह। बाजार फिलहाल इस सबसे खराब स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें तेल की कीमतों में दिखता है। सही कहा। अगर सैन्य कार्रवाई का इतना बड़ा खतरा है तो तेल की कीमतें तो आसमान छू जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बिल्कुल।
WTI क्रूड आज $62.16 तक गिर गया और बाद में थोड़ा संभल कर बंद हुआ। तो तेल बाजार को ईरान के तनाव से ज्यादा चिंता किसी और चीज की है। ऐसा ही लगता है। उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि ओपेक प्लस अप्रैल में अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। फिलहाल तेल बाजार का पूरा ध्यान आपूर्ति पर है, संघर्ष पर नहीं। तो ये बाजार का एक क्लासिक उदाहरण है जहां दो विपरीत ताकतें एक दूसरे को खींच रही हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कार का एक ड्राइवर एक्सीलरेटर दबा रहा है जो कि फेड की नरमी है, और दूसरा ड्राइवर ब्रेक पर पैर रखे हुए हैं जो जियोपॉलिटिकल जोखिम है। और गाड़ी कहीं नहीं जा रही, बस इंजन गर्म हो रहा है। हाँ, और वो गर्मी हमें सोने की कीमतों में साफ दिख रही है। बिल्कुल सही। सोने में आज का जो उछाल है वो सिर्फ फेड की वजह से नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कैसे? एक तरफ गिरती रियल यील्ड्स हैं, मतलब बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न महंगाई को मात नहीं दे पा रहा है, जिससे सोना ज्यादा आकर्षक हो जाता है। और दूसरी तरफ ये बढ़ता हुआ भू राजनीतिक जोखिम है जिसे बाजार के बाकी हिस्से अनदेखा कर रहे हैं। सोने ने दोनों सिग्नलों को पकड़ लिया है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े खिलाड़ी यानी सेंट्रल बैंक्स तो महीनों से चुपचाप सोना खरीद ही रहे थे। वो इस खेल को शायद हमसे पहले समझ गए थे। बिल्कुल। अब हमें कीमतों में उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। और छोटी छोटी खबरें भी हैं, जैसे ताजिकिस्तान गोल्ड ATM शुरू करने की योजना बना रहा है। ये सब दिखाता है कि सोने को लेकर वैश्विक धारणा कैसे बदल रही है। इसे वित्तीय प्रणाली में वापस लाया जा रहा है। हाँ, और तकनीकी रूप से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाल थी। वो $5000 वाला लेवल। एग्जैक्टली। सोने ने $5000 के उस मनोवैज्ञानिक स्तर को निर्णायक रूप से तोड़ा है, जहां वो कई बार अटक चुका था। और आज कहाँ बंद हुआ? आज वो $5043 पर मजबूती से बंद हुआ। और सबसे जरूरी बात, इस मूव पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। मतलब इसके पीछे असली पैसा और विश्वास है। हाँ, ये सिर्फ एक छोटी मोटी स्पेकुलेटिव चाल नहीं है। चांदी ने भी आज ताकत दिखाई। वो 2 बार $79 के स्तर को छूने के बाद $77.43 पर बंद हुई। तो कीमती धातुओं में एक व्यापक मजबूती दिख रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ बॉन्ड्स और सोना हमें मंदी और जोखिम की कहानी बता रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर हम इक्विटी बाजार को देखें, खासकर बड़ी टेक कंपनियों को, तो वहाँ एक अलग ही धुन चल रही है। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक तरह का ठहराव था आज, लेकिन सतह के नीचे काफी कुछ चल रहा था। मतलब? डाउ जोन्स और S&P 500 लगभग सपाट बंद हुए, लेकिन नैस्डैक 0.22% नीचे था। ये गिरावट ज्यादा तो नहीं लगती? गिरावट ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी वजह महत्वपूर्ण है। ये गिरावट एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में 2% की बिकवाली की वजह से आई। गूगल और मेटा में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अच्छा, तो मतलब है कि बाजार के लीडर्स ही कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ। इसकी मैक्रो व्याख्या क्या है? सैद्धांतिक रूप से कम ब्याज दरें तो टेक शेयरों के मूल्यांकन के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो फिर ये शेयर क्यों गिर रहे हैं? यहीं पर विरोधाभास है। हाँ, कम दरें भविष्य के कैश फ्लो को ज्यादा मूल्यवान बनाती हैं, जो टेक के लिए अच्छा है। लेकिन अगर दरें इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि बाजार को एक बड़ी आर्थिक मंदी का डर है, तो ये एक बड़ी बाधा बन जाती है। बिल्कुल। निवेशक अब भविष्य की कमाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि मंदी में लोग आईफोन कम खरीदेंगे और कंपनियां गूगल पर विज्ञापन कम देंगी। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह का रिस्क ऑफ रोटेशन है। हाँ, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। निवेशक ज्यादा जोखिम वाले असासों जैसे कि टेक स्टॉक से अपना पैसे निकालकर कम जोखिम वाली जगहों जैसे सरकारी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, बट एक साथ देख रहे हैं। ये बाजार के भीतर ही एक क्वालिटी की ओर दौड़ है। तो इन सब बातों का निवेशकों के लिए क्या मतलब है? इस जटिल माहौल में एक निवेशक को अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए? मेरे हिसाब से ये दौर पारंपरिक 60-40 स्टॉक और बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि हम राजकोषीय प्रभुत्व यानी फिस्कल डोमिनेंस के युग में हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकारें इतना ज्यादा खर्च कर रही हैं कि सेंट्रल बैंक चाहकर भी लंबे समय तक ब्याज दरें बहुत ऊंची नहीं रख सकते, क्योंकि इससे सरकार का ब्याज का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। सही कहा। और इस माहौल में करेंसी का मूल्य समय के साथ कम होता है और सोने जैसी हार्ड एसेट्स का महत्व बढ़ जाता है। तो आज सोने की कीमत की चाल इसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में हमें चीन के रणनीतिक कदमों को भी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या कर रहा है? जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान में तनाव है, वहीं चीन चुपचाप अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल ही में कनाडा और यूके के लिए वीजा मुक्त नीतियां लागू करना या 53 अफ्रीकी देशों के लिए 0 टैरिफ की घोषणा करना। ये छोटी मोटी खबरें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े दीर्घकालिक भू राजनीतिक पुनर्संरेखण का हिस्सा है।
ये कदम वैश्विक व्यापार के प्रवाह को बदल सकते हैं जिसका सीधा असर डॉलर के प्रभुत्व पर पड़ेगा और सोने जैसी वैकल्पिक संपत्तियों की मांग पर भी। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें, यानी अगले कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, तो निवेशकों को कुछ प्रमुख स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। जैसे कि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड के लिए 4% का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। 4%? हाँ, अगर यील्ड इसके नीचे फिसलती है तो ये बाजार के लिए एक बड़ा संकेत होगा कि मंदी लगभग तय है। और सोने के लिए $5,000 का जो स्तर पहले एक बड़ी दीवार थी, अब वो एक मजबूत फर्श यानी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बन गया है। तो जब तक सोना इसके ऊपर बना रहता है, रुझान सकारात्मक माना जाएगा। बिल्कुल। और जहां तक तेल का सवाल है, WTI क्रूड $60 से $65 के दायरे में सहज लगता है। तो जब तक ईरान की स्थिति नाटकीय रूप से नहीं बिगड़ती, तब तक तेल बाजार शायद आपूर्ति के आंकड़ों पर ही ज्यादा ध्यान देगा। वक्र से आगे रहें। ये है ग्लोबल मैक्रोपल्स। अस्वीकरण, यह वित्तीय सलाह नहीं है। आज निवेशकों के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या बाजार ईरान के जोखिम को कम आंक रहा है और फेड की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है? सोने की तूफानी रैली और तेल की खामोशी के बीच का ये विचलन वैश्विक जोखिम के आकलन में एक गहरे विरोधाभास का सुझाव देता है। और असली सवाल ये है, क्या बॉन्ड मार्केट सही है या तेल बाजार? जवाब जो भी हो, आने वाले महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।